गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे थे विनिर्माण उद्योग भूगोल का पाठ 6। अब तक हमने कर लिया था काफ़ी लेसन। आज हम करेंगे सूती कपड़ा उद्योग से स्टार्ट। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई और कब। तो मुंबई में 1854 में। महात्मा गांधी ने चरखा काटने और खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे बुनकर जो हाथ से काम करने वाले, जो चरखे पर काम करने वाले लोग थे, उनको रोजगार मिल सके। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता मतलब बंदरगाह पास हैं, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई है। फिर इसके सामने समस्याएं कौन सी है, ये भी 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। पुरानी और परंपरागत तकनीक है, लंबे रेशे वाली कपास की फसल जो है वो कम हो रही है, नई मशीनों का अभाव है, और कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा मतलब जो आर्टिफिशियल जो कपड़े बनते हैं उनसे कंपटीशन है, और बिजली अनियमित है मतलब प्रॉपर बिजली नहीं मिलती। फिर कपास उद्योग की समस्याएं क्या हैं, बिजली की आपूर्ति अनियमित है, मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है, श्रम कम है, सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कंपटीशन है। उसके बाद हमारा सेकंड पर्सन उद्योग, जूट उद्योग, इसको गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये भी 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। भारत पटसन में पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांश हुगली नदी के तट पर है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों स्थित है। भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि इस उद्योग को निस्तारण के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हुगली नदी में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्य से सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। पटसन की चीज़ों के निर्यात के लिए कोलकाता बंदरगाह भी है। कच्चे माल की मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज, जल परिवहन भी है। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता बैंकिंग, बीमा आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, मतलब अपने मजदूरों को बीमा सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। फिर इसके सामने क्या क्या चुनौती आ सकते हैं जूट उद्योग के सामने, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये पश्चिम बंगाल में क्यों ही है, तो ये जो पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी हैं, ये चुनौतियाँ हैं। ये सस्ती होती हैं और जूट की खेती पर खर्चा बहुत हो जाता है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा, मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि विदेशी चीज़ें सस्ती मिलती हैं और अट्रैक्टिव भी होती हैं। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। तीसरा उद्योग हमारा चीनी उद्योग। तीनों ही उद्योग ध्यान से देख लेना, तीनों के बारे में पूछा जा सकता है कि इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और ये जहाँ पर भी हैं वो क्यों हैं। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में पहला स्थान है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। पिछले कुछ वर्षों से इन मूल्यों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। और इसके कारण क्या है, गन्ने में सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा है। दक्षिण और पश्चिम राज्य का जो गन्ना है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा, जिससे चीनी अच्छी किस्म की बनाई जा सकती है। वहाँ की जलवायु ठंडी है और सहकारी समितियाँ, जो मिलकर काम करने वाली समितियाँ हैं, सहकारी समितियाँ, जो मजदूर और मालिक दोनों एक साथ काम करते हैं, वो अधिक सफल हुई हैं। इसके सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये मौसमी उद्योग है, छोटी अवधि का होता है, गन्ने का उत्पादन जो है वो प्रति हेक्टेयर कम है, मशीनें पुरानी हैं, खोई का अत्यधिक इस्तेमाल ना कर पाना, मतलब जो गन्ने का जो रस निकालने के बाद जो छिलका हो जाता है उसका इस्तेमाल सही से नहीं हो पाता, परिवहन के साधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में ना पहुंच पाना। उसके बाद हमारे उद्योग खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। पहला है लोहा और इस्पात उद्योग। ये एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्य उद्योग इसकी मशीनरी पर निर्भर है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात जो लगभग 4:2:1 है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन
इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। भारत के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। वहाँ पर फिर क्यों है छोटा नागपुर पठार में लोहा और इस्पात उद्योग? क्योंकि वहाँ के लोहा इसमें कम लागत है, नज़दीक में उच्च श्रेणी के कच्चे माल की उपलब्धता है, सस्ते श्रम मिल जाते हैं, मतलब लेबर सस्ती है, घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता है। अब भारत में लोहा और इस्पात उद्योग पूरी तरीके से विकसित क्यों नहीं हो पाए? इससे क्या कारण है? कोकिंग कोल की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता, मतलब खर्चा ज़्यादा है और पूर्ति नहीं हो पाती है। श्रम की कम उत्पादकता, मतलब श्रम इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, लेबर। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, कमजोर बुनियादी ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कमजोर है। अब लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? 3 नंबर में पूछा जा सकता है पेपर में। कई अन्य उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों जैसे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि को मशीनें प्रदान करता है। सारी मशीनें जो हैं वो लोहा और इस्पात से ही बनाई जाती हैं। लोहे में इस्पात मिक्स करके बनाया जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे। देश के औद्योगिक प्रगति इस उद्योग पर निर्भर करती है। बड़ी संख्या में इससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। लोहा और इस्पातों को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है? लोह अयस्क, कोयला, चूना जैसे सभी कच्चे माल प्रकृति से भारी हैं। इस उद्योग के तैयार उत्पादों को परिवहन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला, अन्य धातु के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं नियमित ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, ये इसकी ज़रूरतें हैं। उसके बाद रसायन उद्योग की भागीदारी 3% है सकल घरेलू उत्पाद में। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा, विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है हमारा देश इस उद्योग में। भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। रसायन मतलब केमिकल्स 2 तरीके के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक रसायन में पेट्रोल रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। अकार्बनिक में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल है। उसके बाद उर्वरक उद्योग, मतलब जो हम खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया वगैरह का, वो उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक, अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरकों के इर्द गिर्द केंद्रित है। पोटाशियम यौगिकों के भंडार नहीं हमारे देश में, इसलिए हम पोटाश का आयात करते हैं। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है। सीमेंट उद्योग क्या है? भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेल परिवहन, कोयला और विद्युत जरूरी है इसके लिए। इसका उपयोग निर्माण कार्य में, तो सीमेंट आप सभी को पता है, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई है क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता है, मतलब खाड़ी देशों में व्यापार आसानी से किया जा सकता है। फिर सीमेंट उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, इसका विकास क्यों करना चाहिए? भवन, फैक्ट्रियाँ, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए ज़रूरी है। हमारा सीमेंट उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है और अफ्रीका के देशों में इसकी मांग रहती है। उसके बाद हमारा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ियाँ भी सभी को पता है, सामान परिवहन के साधन है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार और वाहनों की मांग बढ़ी है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थित है। भारत में उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि के कारण क्या है? उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा है, वाहनों की मांग बढ़ी है। हम सबको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या और लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो इसमें ज़्यादा निवेश करते जा रहे हैं। बाइक ऑलमोस्ट सबके पास है, नहीं तो आजकल गाड़ियाँ भी आम हैं। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, मतलब रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब का इस्तेमाल। भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु का विकास हुआ है। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। अभी इसका हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? रोजगार उपलब्ध होता है, जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी। महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, काम करने वाली महिलाओं की।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारा प्रदूषण, ये हम अगले टॉपिक में करेंगे।